नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करने वाले हैं कि रूस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए हैं अमेरिका ने, उसका क्या असर होगा। असर क्या होगा इस पर तो बहुत सारी बातें हर आदमी बोल रहा है। अब तो वो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने रूस को ये कर दिया, वो कर दिया, भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजनेस गिर जाएगा, उसकी मार्केट गिर जाएगा, उसका जीडीपी गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो तमाम सारी बातें लोग कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल एनालिसिस कोई नहीं कर रहा है। कोई तस्वीर का दूसरा पहलू यहाँ क्या है ये कोई नहीं देखना चाह रहा। सब यहाँ देखना चाह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा यहाँ देखो। आज मैं आपको ये पूरे जो प्रतिबंध हैं इससे रूस पे जो असर पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन क्या रूस घाटे में रहने वाला है या पूरी दुनिया भी इसको भुगतेगी, इसके बारे में बात करेंगे। जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जो प्रतिबंध लगे हैं, उनका जो कोलेटरल डैमेज है वो क्या होने वाला है और क्या दुनिया रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाकर बहुत समय तक चैन से रह पाएगी, इस सब के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने जा रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसा और कहाँ होने वाला है और क्या क्या घटनाक्रम बाकी हैं, आज से 3 महीने बाद तस्वीर क्या होगी, इस सब के बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। हम बातचीत करेंगे कि जो प्रतिबंध लगाए हैं, इन प्रतिबंधों का क्या असर होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये प्रतिबंध लगाने का अमेरिका का जो फैसला है वो कितना न्याय संगत है, वो कितना सही है, गलत है। और तीसरी चीज़ ये कि इन प्रतिबंधों के कारण और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद में क्या दुनिया का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या अमेरिकन एलीट को तगड़ा झटका लगने वाला है। क्या ये बाइडेन ने गलती कर दी है। इन सब बातों पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। स्विफ्ट को भी समझेंगे कि स्विफ्ट के ज़रिए कैसे ये सब होता है। बेल्जियम में 1970 में एक परिकल्पना सामने आई जिसको बाद में स्विफ्ट नाम दिया गया। और ये जो परिकल्पना थी, स्विफ्ट आप एक शॉर्ट फॉर्म है उसको, मैं फिर वही जनरल नॉलेज हो जाएगा। तो जो स्विफ्ट है वो ऐसे समझिए, मैं बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करिए। आपके घर पे जो पुराने ज़माने से चली आ रही है, एक चिट्ठी आती थी तो उसमें डाक खाने वाला इस पे बड़ा ज़ोर देता था कि सब आप पिन कोड लिखिए। अब भी आप कहीं अमेज़ोन पे ऑर्डर करते हैं, कहीं ऑर्डर करते हैं तो वो कहते हैं पिन कोड लिखिए, फिर बताएंगे कि आपको ये प्रोडक्ट डिलीवरी हो सकती है नहीं हो सकती है। तो पिन कोड क्या है। पिन कोड आपके पते की एक अंकीय पहचान है। पते की भी नहीं, आपका जो डाक खाना है उस डाक खाने की एक पहचान है, एक संख्या है जो 6 अंकों की संख्या है। और उस 6 अंकों की संख्या से आप झट से पहचान जाते हैं ये कौन सा पोस्ट ऑफिस है, किस राज्य में है और वो वहाँ पे भी किस ज़िले में और किस जगह पे है। अब आपको पैसे मान लीजिए किसी बैंक में ट्रांसफ़र करने हों और आपको लगा कि ये पैसे यहाँ से मुझे यूगोस्लाविया भेजने हैं और यूगोस्लाविया की राजधानी में जो तीसरी वाली ब्रांच है उसमें भेजने हैं। तो आप कहाँ उसमें लिखोगे यूगोस्लाविया फला ब्रांच है और वो पैसे जाएंगे, ये होगा। तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कि हर ब्रांच का एक पिन कोड बना दिया, ऐसे समझ लीजिए, जिसको स्विफ्ट कोड कहते हैं। अब आप अपने पैसे जमा कर जब भेजने के लिए जाते हो तो बैंक में जाइए, एक स्विफ्ट कोड डालिए उस ब्रांच का और साथ में अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिए। तो एक कोड और एक अकाउंट ही काफ़ी है वेरिफिकेशन के लिए कि अंक गलत ना हो जाए। तो भाई नाम वाम भी आदमी का डाल दिया ताकि मेरा लिए हाँ इस आदमी के नाम से ये खाता है, इसका मतलब कोई गलती नहीं हुई। वो झट से बैंक जिससे पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ऑर्डर भेजता है और वो ऑर्डर जैसे ही बैंक भेजता है वहाँ पे सामने वाली पार्टी उसको वेरीफाई करती है और खट से पेमेंट दुनिया के किसी भी कोने में चला जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसका मकसद
दुनिया भर के लोगों को एक बेहतरीन और फास्ट कैश ट्रांसफ़र की सेवा देना था, जिसके कारण बहुत सारे जो व्यापार था उसमें रफ्तार आने वाली थी और सहूलियत होने वाली थी। और इसको चलाने का काम बेल्जियम में एक कोऑपरेटिव संस्था करती है, और इसके पीछे किसी देश की ताकत, किसी देश की शक्ति, किसी का अधिकार, ख़ास तौर पे अमेरिका का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। इसके दुनिया के कई सेंटरों में सर्विस सेंटर टाइप के ज़रूर बने हुए हैं, लेकिन ये पे सबका अधिकार है। जो मेंबर्स हैं, 200 देशों के करीब 11,000 के करीब बैंक इसके मेंबर हैं, जिनके पास में अपना स्विफ्ट कोड है। अब अमेरिका ने पहला काम जो किया, जो गलत काम किया, वो काम ये किया कि इस स्विफ्ट कोड वाला जो सिस्टम था, बेसिकली ये एक तरह का जीमेल जैसा सिस्टम है या व्हाट्सएप जैसा सिस्टम, आप जो भी मान लीजिए, जिसमें आप एक अकाउंट नंबर, जैसे मेल में आपका नाम होता है, जैसे हमारा नॉकिंग न्यूज़, उसके बाद @ और आपने डाला gmail.com, वैसे ही स्विफ्ट में अकाउंट नंबर @ और वो स्विफ्ट कोड, मतलब वो बैंक के पास पहुंच गया। तो क्या हो रहा है कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिस पर दुनिया को सबका हक था। जितना हक अमेरिका का था उतना रूस का था, लेकिन सारे देशों ने मिलकर, चूंकि वो बेल्जियम में पड़ता है, इसको निकाल दिया। जो किसी भी तरह से अमेरिका का अधिकार नहीं है। और अमेरिका का अधिकार कैसे भी ये नहीं है कि दुनिया में किसी भी देश को दंडित करे। दुनिया का जो चौधरी है, जो मुखिया है, दुनिया की जो पंचायत है, वो संयुक्त राष्ट्र है। अमेरिका की हैसियत वैसी ही है जैसी मोदी जी की हैसियत है, लेकिन वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। तो उसने क्या किया, गब्बर सिंह की तरह अपना एक गिरोह बना लिया है। और वो कभी भी क्या करता है, उठा के किसी को बोलता है कि भैया गांव वालों, फला मिठाई वाला किसी को खोए की मिठाई नहीं बेचेगा, इस फला फला आदमी को नहीं देगा। तो उसके बाद वो बेचारा डर के मारे कहता है, इसको मिठाई दूंगा तो ये कल से मेरी दूध की सप्लाई बंद कर देगा। इस तरह से दादागिरी पूरी दुनिया में अमेरिका चला रहा है। अब ये पूरा करके अमेरिका ने स्विफ्ट को बंद कर दिया। अमेरिका पिता नहीं है, और उसको जो पिता मानने वाले हैं उनके लिए ये शर्म की बात है कि भाई आप किसी दादा को सर पे बिठा रहे हो। आपकी बस्ती में कोई गुंडा होता है, उसको आप सलाम नहीं करते क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन ये दुनिया वाले हैं। और उसने जो गैंग बनाया हुआ है, उसमें सांबा है, कालिया है, उस टाइप के ब्रिटेन टाइप के बहुत सारे देश हैं जो उसके पिछलग्गू हैं। तो स्विफ्ट में रोक लगा दी। तो अब ये हो गया कि ये जो ईमेल सिस्टम था, इसके ज़रिए रशिया का लेन देन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। जब स्विफ्ट नहीं था तो क्या लेन देन नहीं होता था, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर स्विफ्ट नहीं है तो भी, अगर मान लीजिए घर के पास वाली मदर डेयरी पे दादा भाई ने कह दिया कि इनको दूध नहीं देंगे, तो बगल में बहुत सारी दुकानें हैं जहां से आप दूध खरीद सकते हैं। एक डेयरी बंद की है तो दूसरी डेयरी से आपको दूध मिल सकता है। वो डेयरी कौन है, वो इक्का दुक्का डेयरी नहीं है, वो कई डेयरियां हैं। उसमें एक भारत की अपनी डेयरी भी है। स्विफ्ट सिस्टम दुनिया में 4-5 देशों ने स्विफ्ट की तरह का ही एक पैरेलल सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ये अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है। और जब इन्होंने, एक बार क्या हुआ कि कुछ जर्मनी ने कुछ सिगार शायद डेनमार्क को भेज दिए। जनवरी के किसी आदमी ने क्यूबन सिगार खरीद के रखे हुए थे, वो डेनमार्क को सप्लाई कर दिए थे। और क्यूबा को अमेरिका भूखा मारना चाहता था, परेशान करना चाहता था, सैंक्शन लगाए हुए थे। तो उसी भर पे इन दोनों देशों पे, मेरे ख्याल से बेल्जियम था, बेल्जियम और जर्मनी पर सैंक्शन लगा दिए थे अमेरिका ने। क्या सैंक्शन लगाए थे, स्विफ्ट बार कर दिया था। तो तभी से दुनिया के देश समझ गए थे। और अब दुनिया में 4 समानांतर सिस्टम है स्विफ्ट के अलावा। हो सकता है इतने बड़े ना हो, छोटे हों, लेकिन सिस्टम है। हो सकता है आपके जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म ना हो, ट्विटर ना सही, कू तो है, काम तो चल जाएगा। उसी तरह से ये जो 4 सिस्टम है, उसमें एक भारत में भी सिस्टम है, भारत भी इस मामले में दमदार है। तो एक चाइना का सिस्टम है सिप्स, CIPS, जो चाइनीज़ करेंसी में अगर आपको ट्रेड करना हो या चाइना से कोई भी ट्रेड करना हो, आप सीधे कर सकते हैं। आपको डॉलर अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी स्विफ्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा,
एक है जो भारत ने बनाया है, SFMS। भारत के साथ आपको अगर व्यापार करना है तो आप स्विफ्ट के बगैर भी भारत को भुगतान भेज सकते हैं और भारत से भुगतान ले सकते हैं। कितना आसान। और इतना ही नहीं है, रशिया का अपना भी SPFS करके एक सिस्टम है जिसके ज़रिए रूस के साथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। और चौथा है इंस्टेक्स, जो है INSTEX, इंस्टेक्स, जो यूरोपियन यूनियन ने स्पॉन्सर किया है और जो ईरान है उसके साथ में जो है जो प्रतिबंध लगे उसके बाद में कुल मिला के ये है वो इनफेक्टिव सा पड़ा हुआ है, लेकिन है। यानी एक जीमेल ही नहीं है, हॉटमेल भी है, याहू मेल भी है। इस तरह के और भी सिस्टम है जिनके ज़रिए आप बैंकिंग के संदेश दे सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपने रशियन सेंट्रल बैंक या कुछ और बैंकों को स्विफ्ट से बाहर कर दिया और आप कह रहे हैं अरे बॉस, और हमारे यहाँ के एनालिसिस बैठ के सारे चैनलों पे मर जाएगा, भूखा मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, रूस का क्या हो जाएगा भाई। भारत जैसा देश रूस के साथ में सीधे रुपए और रूबल में कारोबार करने को तैयार है। 1952 में पंडित नेहरू समझौता करके चले गए थे, रूपी रूबल समझौता। आज भी रिलीवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। जब अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं तो हमको रूस से तेल लेना है तो हमको मिलता रहेगा, हम ले लेंगे। हमको सूरजमुखी का तेल चाहिए तो हम रूस से खरीद सकते हैं, हम खरीदते हैं उससे, आगे भी खरीदेंगे। हम रूस को डॉलर में पैसे नहीं देंगे, रुपए में देंगे, वो हमको रूबल में पैसे दे देगा। बहुत आसान है। इस तरह के बहुत सारे पेमेंट चल रहे हैं। तो ये वो स्थिति है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कई चीज़ें अभी तक जो बताई उसमें ये बताया कि किस तरह से रूस ने, किस तरह से अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है और किस तरह से वो ये समझ रहा है कि वो रूस को नुकसान पहुँचा रहा है। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि उसका पैरेलल क्या क्या उपलब्ध हैं। और तीसरी चीज़ आप ये समझिए कि मार्केट में एक बार दिल्ली में दाल बहुत महंगी हो गई थी। सरल उदाहरण देता हूँ, अरहर की दाल। उस वक्त मुख्यमंत्री होती थी शीला दीक्षित। तो उन्होंने कहा अरहर की दाल महंगी है तो गरीब लोगों को मटर की दाल खानी चाहिए, वो 25 रुपये किलो मिल जाती है और दोनों का स्वाद मिलता जुलता होता है, अपना काम चलाओ। तो अगर आप इसको और व्यापक तरीके से समझें कि अगर आपको अरहर की दाल नहीं मिल रही है तो आप मटर की दाल से काम चलाते हैं। इसी तरह से अगर लंबे से, लोग कह रहे हैं लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट आएगा, जो स्विफ्ट पर प्रतिबंध लगाया इसका लॉन्ग टर्म उल्टा इफेक्ट भी आएगा। जब स्विफ्ट उपलब्ध नहीं होगा और दूसरे देश जो रूस के साथ में कारोबार कर रहे हैं या करना चाहेंगे स्विफ्ट के बगैर, जाहिर बात है कि जो 3-4 मैंने वैकल्पिक आपको बताए प्लेटफॉर्म्स, लोग उनकी तरफ जाएंगे और स्विफ्ट की लोकप्रियता पे असर पड़ेगा, क्योंकि स्विफ्ट की जो एक मोनोपोली है वो टूटेगी, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होने लगेंगे और स्विफ्ट पे लोग अपनी निर्भरता कम करना चाहेंगे। यहाँ सिर्फ मामला रूस का नहीं है, भारत का नहीं है, चीन का भी है और नॉर्थ कोरिया भी है और बहुत सारे देश है दुनिया में, बांग्लादेश भी है। वो सब नहीं चाहते कि अमेरिका के शिकंजे में ऐसे जकड़े रहें। पाकिस्तान तो उछल उछल के आगे आगे जाके रूस के साथ खड़ा हो रहा है। तो ऐसी स्थितियों में ये देश अमेरिकन सैंक्शंस के चक्कर में ना पड़ के अपना काम आसान करेंगे और रूस से दूसरे माध्यमों, ठीक है वो अमेरिका और परेशान करेगा, तो अगर अमेरिका जितना परेशान करेगा उतना रूस का मुकाबला कर लिया जाएगा। तो ये स्विफ्ट का जो प्रतिबंध है ये उल्टा भी पड़ सकता है अमेरिका को, क्योंकि उसका जो एक पिट्ठू मैकेनिज्म है स्विफ्ट वाला वो कमज़ोर पड़ेगा और पश्चिमी देश जो स्विफ्ट पे इतरा रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनके हाथ से ही दुनिया निकल जाए। दूसरा, अभी तक आपने वो सैंक्शंस तो देखें, ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज होता है ये देखिए कि रूस के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। भाई सैंक्शन लगाना आप ही को तो आता है क्या? आप ही को ये अधिकार है कि 4 मुल्कों पे आपकी दादागिरी चलती है तो उनको बोल दो कल से इससे व्यापार नहीं करना वरना परेशान करेंगे, जैसे ईरान पे लगा दिए थे। अगर कल के दिन जहाँ जहाँ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, रूस ने उन सबको फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया, जो चीज़ें देने से अमेरिका मना कर रहा है वो देनी शुरू कर दी, तो क्या होगा कि एक पलटवार हो सकता है। दूसरा पलटवार ये हो सकता है कि रूस कह दे कि हम तेल नहीं देंगे आप लोगों को, आप हमारे दोस्त नहीं हो, जैसे वो नाटो को कहता है और अपने पिट्ठू देशों को कहता है हम आपको ये चीज़ देंगे, ये नहीं देंगे, ये रूस भी कह सकता है।
तो क्या होगा? और सबसे बड़ी चीज़ जो बार बार आप मेरे मुँह से सुनना चाह रहे होंगे कि जो गैस की पाइपलाइन है जिस पे पूरा यूरोप निर्भर करता है और जो रूस से आती है प्राकृतिक गैस पीएनजी, जो हम भी भारत में अपने चूल्हों में जलाते हैं, वो पीएनजी गैस पूरे यूरोप को कहाँ से मिलती है? रूस से मिलती है। और रूस से गैस लेके यूरोप क्या क्या करता है? आपके घर का गैस कनेक्शन कट जाए तो समझ में आएगा, सिलेंडर रोते रोते परेशान हो जाएंगे। और सिलेंडर भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो घर का कटा है, वहाँ तो देश का कट रहा है। तो क्या है कि गैस जो है वो उससे क्या क्या होता है? उससे यूरोप में लोगों के घर सर्दी में गर्म होते हैं, उनका जीवन बचता है, वरना ठंड से ही लोग मर जाएं। जो गैस है उससे ही वहाँ पे अधिकांश इंडस्ट्री चलती है, बड़ी संख्या में इंडस्ट्री, क्योंकि अमेरिका ने प्रदूषण बोल बोल के और योग ख़ास तौर पे गल्फ़ पर निर्भरता कम करने के लिए अपने सारे पिट्ठुओं को बोला कि तेल पे निर्भरता कम करो। लोग गैस पे आ गए हैं। अब वह अंधाधुंध गैस 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 चला जा रहा है और वो गैस के ऊपर जो इंडस्ट्री पूरी उनकी निर्भर है बंद हो जाएगी, और जो खाने की कुकिंग करते हैं वो बंद हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक सरल उदाहरण दिया कि घर की गैस कट जाए तो आप सिलेंडर ढोते फिरते हो। अमेरिका ने कह दिया है कि हम शायद 30 मिलियन और आपका बैरल तेल देने को तैयार हैं। रूस की सप्लाई अब हमने प्रतिबंध लगाया है तो दुनिया को जो कमी होगी तेल को उसको पूरा कर देंगे। तो भाई साहब, अंतर ये नहीं है, अभी आपके घर में जो गैस की पाइपलाइन आ रही थी, अब आपको एजेंसी से सिलेंडर उठा के लाना पड़ेगा, और एजेंसी भी अपने घर के आसपास नहीं है, दूसरे शहर में, दूसरे मोहल्ले में है। यानी अमेरिका से जो गैस तो आने से रही, वो तो बंद ही हो जाएगी। गैस की जगह पे आप अगर तेल जला के कुछ करोगे तो आपको पहले तो अपनी पूरी इंडस्ट्री का सिस्टम बदलना पड़ेगा, घरों के अंदर पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा घर गर्म करने का, और फिर आपको जो अमेरिका तेल देगा वो तेल ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा अमेरिका से। उसको आने में बहुत सारे एफर्ट हैं, लॉजिस्टिक्स है उसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारा किराया खर्चा लगेगा। और वैसे भी युद्ध चल रहा है, पता चला कि वो जो तेल ढोने वाला जो होता है वो कहता है इंश्योरेंस नहीं मानेंगे, कल के दिन मैं आपका तेल लेके जा रहा हूँ, मेरा जहाज़ डूब गया तो कौन पैसे देगा? तो इंश्योरेंस कंपनियाँ डबल ट्रिपल पैसे वसूल करेंगी उससे, वो भी अमेरिका की हैं। तो ये इतना आसान खेल नहीं है कि बाइडन ने कह दिया इतना तेल हम आपको उपलब्ध कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। $103 से ऊपर ऑलरेडी तेल हो चुका है। अब कोयला तो जलाइएगा नहीं, और जलाएंगे भी तो हर जगह कोयले की खदानें नहीं हैं हर देश में। तो रूस के हाथ में चाबी है। रूस ने पत्ते नहीं खोले हैं क्योंकि वो अपना फोकस रखा हुआ है यूक्रेन पे। यूक्रेन को वो 2-4 दिन में ख़त्म कर देगा। अब अभी हमारे मीडिया की अपेक्षाएं हैं, जैसे शुरू में उसने बम्बार्डमेंट शुरू किया तो उन्होंने उसी दिन घोषणा कर दी 3 दिन में गिर जाएगा। रूस ने खुद नहीं कहा, इन्होंने कह दिया 3 दिन में गिर जाएगा। फिर जैसे ही चौथा दिन हुआ ये कहने लगे रूस से हो नहीं रहा, रूस संभाल नहीं पा रहा है, 7 दिन हो गए नहीं संभाल पा रहा है, 8 दिन हो गए नहीं संभाल पा रहा है, अब पता नहीं क्या होने वाला है। यूक्रेन की बहादुरी और वो जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आता है वो चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना विवेक तो लगाते ही नहीं हैं। तो जो भी है, जिस तरह से अब कीव के ऊपर पूरी तरह से पहुंच गया है मामला, और जो खबरें हैं उसके हिसाब से अपना देश छोड़ के वो जा चुके हैं जेलेंस्की साहब। तो जो रूस है वो जैसे ही ये युद्ध जीतेगा उसके बाद वो अमेरिका को अपने सैंक्शंस और दूसरी चीज़ें दिखाना शुरू करेगा, और उसके बाद में जो तबाही मचने वाली है यूरोप में, ख़ास तौर पे पिट्ठू देशों ने, वो बताएगी कि इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये इफ़ेक्ट भी रूस के लोग झेलेंगे, वो इफ़ेक्ट भी यूरोप के लोग झेलेंगे। बाइडेन को तो वाइट हाउस मिला हुआ माल सरकार देश देती है खाने के लिए, वो खाएंगे, इधर इनके नेता खाएंगे, उधर सरकारी महल में रह के ऐश करते हुए उसने पूरा अपना देश बर्बाद करवा लिया जेलेंस्की ने। रूस ने देश की बहुत सारी दौलत जो इस पे उस देश के बच्चों का भोजन का, दूध का, सब चीज़ों का हक था, उसको उसने बमों में खर्च कर दिया। अमेरिका वहाँ से बैठ बैठ के इनको बर्बाद करा रहा है, उसका तो कुछ जाना नहीं है। अगर महंगाई होगी तो जनता के लिए होगी, गैस नहीं मिलेगी जनता को नहीं मिलेगी, ठंड से मरेंगे तो यूरोप के लोग मरेंगे। सत्ता शाहों का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो अमेरिकी आका को खुश करने में लगे रहेंगे। इसलिए बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन जो भी हो,
वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। और जो अमेरिकी दादागिरी है, अमेरिका के जो पिट्ठू हैं, अमेरिका के जो पिट्ठू देश हैं, वो पिट्ठू देश सारे के सारे एक नई महाशक्ति का उभार देखेंगे और वो होगी रूस, उसका दोस्त भारत, उसका दोस्त चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी उसके साथ हो सकते हैं और भी बहुत सारे देश हो सकते हैं जो आज भी उसके साथ खड़े हुए हैं। बर्बाद हो चुका देश भी उनके साथ खड़ा हुआ है, वेनेजुएला। और ये सब लोग जब रूस का साथ देंगे, रूस के साथ खड़े होंगे, तो इस दुनिया में, और बड़ी बात ये भी है कि एक संदेश अमेरिका दे चुका है कि हमारे भरोसे मत रहना, मरोगे तुम ही, हम सिर्फ पानी पर चढ़ाएंगे। तो सच्चे दोस्त की तलाश में कुछ लोग रूस की तरफ जाएंगे। तो एक बड़ा ऑर्डर चेंज होने वाला है। अमेरिका का एक छत्र राज नहीं रहेगा। जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, एक ध्रुवी धरती है, उसमें फिर से एक समानांतर ताकत आ जाएगी और शीत युद्ध शुरू हो जाएगा। और इसका जो सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, वो पड़ने वाला है आम नागरिकों पर, दुनिया के लोगों के ऊपर। और एक चीज़ और भी है कि जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसमें जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको बहुत चतुराई से काम लेना पड़ता है। वो क्या क्या चतुराई बरत सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इसमें एक किताब है, प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। ये किताब पढ़ने वाली किताब नहीं, ये ऑडियो बुक है। मुझे ऑडियो बुक बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि ऑडियो बुक का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसको 1/5 टाइम में आप पढ़ सकते हैं, पहली चीज़। और पढ़ना नहीं पड़ता उसको, आप अपना काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कुकिंग करते हुए, दूसरे काम करते हुए आप कानों में उसको सुन सकते हैं। ऑफिस में काम करते हुए भी आप किताब को सुन सकते हैं और अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो किताब मैंने आपको बताई, प्रिंसिपल्स फॉर डीलिंग विद द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इस किताब में काफ़ी चीज़ें ये बताई गई हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके ज़रिए जो दुनिया बदलती है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा होता है, उसको कैसे डील किया जा सकता है। कुकू एफएम करके भारत का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म पे, जहाँ किताबें आपको सुनने के लिए मिलती हैं। और उस प्लेटफॉर्म पे आपको और भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, अनगिनत किताबें हैं। और वो किताबें काफ़ी सस्ती पड़ती हैं, क्योंकि आप एक किताब जब ख़रीद के लाते हैं स्टोर से और पढ़ते हैं तो काफ़ी तो समय देते हैं, लेकिन इन किताबों को आप एक किताब की कीमत में कई किताबें आपको वहाँ सुनने को मिल जाती हैं। कुकू एफएम पे एक बड़ा एडवांटेज है। हमारे दर्शकों के लिए एक स्कीम है, 50% डिस्काउंट पर आपको 1000 घंटे का जो कंटेंट इनके पास अवेलेबल है, और जो नया कंटेंट भी आएगा वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। और 50 KN यानी नॉकिंग न्यूज़ का शॉर्ट फॉर्म KN50 कोड अगर डालेंगे आप, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसके ज़रिए आप इस डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। और ये वीडियो जो है, इसकी स्पॉन्सरशिप भी कुकू एफएम ने की है। उम्मीद करता हूँ कि आप अब समझे होंगे कि वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे जो अमेरिकन एलीट है उसकी जो निर्बाध रफ्तार थी, किस तरह से पूरी दुनिया को उसने कोरोना वायरस में तरह से डोमिनेट किया, किस तरह से वो जो तय करते थे उस तरह से पूरी दुनिया चलती थी। पूरी दुनिया में जो कोविड प्रोटोकॉल था एक जगह से तय हो रहा था। यहाँ तक हालत ये थी कि WHO जो है वो अब इस पे आ गया था कि सब देशों से दस्तखत करा लिए जाएं, और महामारी आए तो एक ऑर्डर वहाँ से निकले और वो पूरी दुनिया उसको माने। तो उस पूरे वातावरण में जब एक नई शक्ति उभर कर आएगी तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी, ये तो पक्का मान के चलिए। तो ये एक बड़ी बात है जो अभी निकल के आ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद में। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की स्थिति। और इसके बाद में एक जाहिर बात मान के चलिए कि चीन जो है और भारत और रूस वो नया इतिहास लिखने वाले हैं। भारत, चीन और रूस दुनिया के सबसे ताकतवर अब देश बनने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका के डर के कारण भारत जो निर्गुण देश था, जो भारत अपने आप को सबसे अलग रखता था, अपने स्वतंत्र विचार रखता था, उस भारत को भी अमेरिकी नीतियों का गुलाम होना पड़ा था। और अब जैसे ही दो ध्रुव होते हैं, भारत एक ताकत बनेगा। भारत
रूस और चीन अगर मिल जाएं तो हमको दुनिया की ज़रूरत नहीं है। जितना ईंधन तेल वगैरह चाहिए उसकी ज़रूरत चीन की रूस से पूरी हो जाएगी। भारत से जो चीन को चाहिए उसको मिल जाता है, हमको जो चीन से चाहिए वो हमको मिल जाता है, और हमको जो रूस से चाहिए उनको मिल जाएगा। नॉर्थ कोरिया भी हमारे साथ होगा, तो एक नए डायनेमिक्स का सृजन होने वाला है। तो आप दुनिया बदलते देखने वाले हैं। आने वाले 60 और 120 दिन में आप दुनिया को बदलते देखेंगे। बस शुक्र ये मनाइए कि ये बदली हुई दुनिया, इसमें आम आदमी खुशहाल हो, हम सब खुशहाल हों, हमारे बच्चे सुखी रहें, उनका भविष्य अच्छा बनता रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।